देखते हैं पॉवर्टी के बारे में क्या कहानी है। तो पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी की कोई डिफरेंट डेफिनेशन तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन प्रॉपर जो पॉवर्टी जनरली दो तरीके से मेजर की जा सकती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी, एक नॉन रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव का मतलब है कि आप दो व्यक्तियों के बीच में एक रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। इसको मापने के लिए हमारे पास लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट होता है। आप ये यहाँ पर पिक्चर देख पाते हैं, ये लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व परफेक्ट इनक्वालिटी लाइन शो करता है और ये है परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। अब ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जितना बढ़ता जाएगा तो मतलब इक्वालिटी के नज़दीक पहुँचते जाएंगे, और जितना ये नीचे है दैट मीन्स कि उतनी इनइक्वालिटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच का जितना भी गैप है, जितना वाइड गैप है, उतनी इनइक्वालिटी हम ये मानते हैं। अगर हमें इसको पूरी गरीबी मिटानी है तो इस लाइन के बराबर आना चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन। तो लॉरेंज कर्व गिनी कोफिशिएंट, और गिनी कोफिशिएंट में याद रखना अगर 1 है तो 1 और ये आई एक जैसा दिख रहा है तो 1 इंगित करता है कंप्लीट इनइक्वालिटी, और 0 मतलब बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। ये 1 और आई से याद रखना। नॉन रिलेटिव पॉवर्टी पहली बार FAO हेड जो थे RY हेड, उन्होंने 1945 में इस टर्म को दिया था। कमिटीज़ जो बनी इंडिया के अंदर पॉवर्टी में, उनको याद रखने का तरीका ये गरीबी नालत्र एन आल्टर, गरीबी एन आल्टर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एन आल्टर, एन से नीलकंठ दांडेकर कमेटी और रथ, ए से अलग, एल से लकड़वाला, टी से तेंदुलकर और आर से रंगराजन कमेटी, ये इस तरीके से हैं। तो एन आल्टर हमारे पास जो निमोनिक्स है वो है गरीबी को याद करने का। गरीबी में नहीं अल्टर, कोई भी चीज़ अल्टर नहीं होती है। नीलकंठ दांडेकर कमेटी 1971 में 2250 कैलोरीज उन्होंने मानक रखा था। 1979 में जब अलग कमेटी बनी थी तो अलग ने अलग अलग रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग 2400 कैलोरीज और 21 कैलोरी का मानदंड रखा, स्टैंडर्ड्स लकड़वाला 9 लोगों को आपने क्या दिया, लकड़ दिया है। तो ये देखो, ये जो A और L है इनमें 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है ना। लकड़ अलग 1979 में और लकड़वाला 89 में। रिपोर्ट दी 1993 में, रिपोर्ट प्रेजेंटेड करी। प्रॉपर्टी लाइन इन्होंने क्या बोला, डिफरेंट होनी चाहिए फॉर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखने का, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट, जैसे अलग अलग पेड़ की जो लकड़ी होती है वो अलग अलग होती है, उसी तरीके से लकड़वाला अलग डिफरेंट होना चाहिए। तो इन्होंने CPI एग्रीकल्चरल लेबर और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अलग बात कही है, ठीक है। तो याद करने का तरीका कैसा, देखो एग्रीकल्चर में भी आप लकड़ी का यूज़ करते हो और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लकड़ी का यूज़ होता है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में बांटने वाली कमेटी है लकड़वाला कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, अब सुरेश तेंदुलकर को हमने याद किया सचिन तेंदुलकर से, बनी 2004 में, रिपोर्ट ही दी 2009 में। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को में इन्होंने बात करी है, ये पहली कमेटी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करती है 6 एमिनिटीज़ के साथ में, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनवायरनमेंट और विवन वर्क के साथ में। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सिंगल कंजप्शन बास्केट, ये अलग अलग क्यों होना चाहिए, ये सबका सिंगल कंजप्शन बास्केट के हिसाब से आप काउंट करूँ। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसमें पॉवर्टी लाइन का बेसिस रखा गया था कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है, अब तक हम कैलोरीज की बात कर रहे थे, लेकिन पहली बार तेंदुलकर ने कहा, सुरेश तेंदुलकर ने, कंजप्शन के हिसाब, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम गरीबी की सीमा तय करना चाहिए। इसके बाद C रंगराजन कमेटी, तो याद रखना कि तेंदुलकर कमेटी ने कंजप्शन के हिसाब से कहा, ठीक है। तेंदुलकर कितना कंज्यूम करते, जैसे तेंदुलकर बहुत ज़्यादा बॉल कंज्यूम करते थे, वैसे उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करी है। C रंगराजन रूरल और अर्बन में डिफाइन किया उन्होंने, 972 रुपीज़ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और 1407 रुपये वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं अर्बन एरिया में। तो 972 और 1407। FAO ने ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजप्शन काउंट करता है हमेशा FAO, ठीक है। इसका नाम ही है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एग्रीकल्चर और फूड की बात करते हैं तो फूड में कैलोरी का संपर्क रहता है। पॉवर्टी एलिवेशंस कुछ स्कीम है, पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली नहीं है, बट कुछ एक आध हम देख लेते हैं। काम के बदले अनाज, काम करोगे अनाज मिलेगा, तो देखो 77 में, ठीक है ना, काम के बदले अनाज। अब जैसे सीधी सी बात ये है, फूड वर्क और एम्प्लॉयमेंट, ये वाला नारा भी कब स्टार्ट हुआ था, 7th पंचवर्षीय योजना में। तो काम के बदले अनाज, देखो काम और अनाज साथ साथ, काम के साथ अनाज, काम के बदले अनाज है, काम के साथ अनाज, तो 777 में। अंत्योदय, अंत से हमें उठना है और साथ साथ उठेंगे, तो अंत्योदय योजना भी 77 में।
ट्राइसेम हमें पता 5 ईयर प्लान में 79 में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बना था 1978 में, लेकिन लागू हुआ 1980 में, ये पहले पढ़ के आए हैं। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना और नेहरू, जवाहर और नेहरू ये दोनों नववासी थे इंडिया के लिए, तो नवासी में बना, ऐसे याद रख सकते हैं। 10 लाख का कुआं योजना 88 में, ठीक है। अब इंदिरा गांधी आवास छोटे घर में ज़्यादा पचपच होती है, तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि इस पचपच से मिटाने के लिए हम आवास बनाते हैं, तो 85 हो गया। पीएम रोजगार योजना तो ROJGAR इस तरीके से बनता है, तो हमने 93 से कनेक्ट किया है। उसी तरीके से रोजगार वाला आश्वासन योजना ये भी 93 में, तो रोजगार वाली दोनों योजनाएं कब बनी है? 1993 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 7 से स्वर्ण जयंती, 7 से शहरी और 7 से 97, तो स्वर्ण जयंती 97 में। उसी तरीके से स्वर्ण जयंती ग्रामीण तो ये 99 में। तो याद रखना 7 से स्वर्ण जयंती, 7 से शहरी, 7 से 97, लेकिन ग्रामीण उसके 2 साल बाद, ग्राम में बाद में। जब PM ग्रामोदय, ग्रामों का उदय करना है नई शताब्दी में 2001-2 में। उसी तरीके से अन्न की पूर्ति करती है, पूरी पूर्ति करनी है 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना ये है, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में हो गया, ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 में, और RGRY आया था 2006 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ये हमें याद है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब आया? 2009 में। राष्ट्रीय मध्याहार यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में। साक्षर भारत 2009 यानी कि नो अक्षर, नो निरक्षर, कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा, तो साक्षर अभियान। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी में जो टैक्सेस का जो प्रणाली है उसको लेकर देखते हैं। टैक्स बोयेंसी का जो टर्म इस्तेमाल होता है कि चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन चेंज इन जीडीपी की अपेक्षा टैक्स रेवेन्यू में अगर मतलब जीडीपी जैसे मान लो बढ़ रही है, मान लेते हैं कि इस साल जीडीपी का ग्रोथ मान लेते हैं कि 8% हुआ है, तो टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है कि क्या टैक्स रेवेन्यू पहले अगर मान लो 5 था तो क्या ये 5 से 6 हुआ है, या 5 से 7 हुआ है, या फिर 5 से 10% हुआ है। तो कहने का मतलब है बुयेंसी का मतलब होता है जब कोई चीज़ यहाँ आ रही है तो उसके ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चेंज इन जीडीपी कंपेरिजन टू टैक्स रेवेन्यू, बुयेंसी टैक्स रेवेन्यू। ऐसे सेस होता है स्पेसिफिक पर्पस से, इस कोई विशिष्ट पर्पस से, जैसे मान लेते हैं कोविड आ जाए तो उसके लिए आपने कोई लगाया तो वो सेस का आ जाएगा। सरचार्ज का मतलब होता है सर चार्ज, चार्ज के ऊपर चार्ज, एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स। सिंटैक्स होता है जो लाइक सिगरेट इस तरीके की धूम्रपान वाली वस्तुएं होती हैं, इन पर सिंटैक्स होता है, ठीक है। पिगोबियन ये होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के लिए, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगाते हैं वो। टोबिन टैक्स होता है कन्वर्जन ऑफ करेंसी के लिए, ठीक है। और टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? टैक्स इलास्टिसिटी या फिर चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टैक्स रेट, और इसी को हम बोलते हैं लाफर कर्व। तो देखो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जो पहले टैक्स रेट था मान लेते हैं 5%, अब अगर ये बदला है 5% से, मान लेते हैं कि अभी 4% कर दिया आपने, तो फिर आपका टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंजेस होगा? पहले मान लेते हैं कि टैक्स रेवेन्यू 10,000 करोड़ आ रहा था, तो क्या अब ये 12,000 करोड़ आने लग गया है? तो टैक्स रेट का और जो टैक्स रेवेन्यू का पे जो रेशियो पे जो डिफरेंस होता है या जो इम्पैक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं टैक्स की इलास्टिसिटी है, या फिर उसी को हम नॉर्मल एक लाफर कर्व इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो लाफर कर्व का रिलेशन किससे है? टैक्स रेवेन्यू की अपेक्षा टैक्स रेट से है। तो लाफर इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट की बात है। जबकि टैक्स बुयेंसी की बात करें तो बुयेंसी में जीडीपी को हम देखते हैं टैक्स रेवेन्यू की अपेक्षा। दोनों चीज़ें याद रखनी है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज़ करना, तो जैसी वैल्यू अगर वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। मान लेता है कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा था तो उस पर 5% लग रहा है, अगर वो 1 लाख कमाने लग गया तो उस पर टैक्स हो गया 10%, राइट। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर आपकी वैल्यू प्रोग्रेस करेगी तो टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस करेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि अमाउंट इंक्रीज होगा और टैक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिग्रेसिव मतलब कम होगा। इट टेक्स लार्जर परसेंट ऑफ इनकम फ्रॉम लो इनकम क्लास देन हायर इनकम क्लास। अब रिग्रेसिव टैक्स को हम रिग्रेसिव क्यों कह रहे हैं? वैसे तो हमें ये होना चाहिए कि अगर इनकम बढ़ रही है तो ये कम होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी इनकम बहुत कम है तब भी ये आपसे उतना ही टैक्स लेता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति 50 रुपये कमाता है, इस पर भी 5% लगता है। एक व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, इस पर भी 5% लग रहा है। तो अभी बताओ 50 का 5% कितना हो गया? 25 2.5, और इसका ये 25 रुपये हो गया। तो मुझे बताओ
ज़्यादा पैसा किसके पास बच रहा है, अमीर के पास बच रहा है। जो कम कमाता है उस पर तो ये टैक्स उतना ही चल रहा है, इसी वजह से इसको रिग्रेसिव कहते हैं। रिग्रेसिव का मतलब ये है कि गरीब से जो कम इनकम वाला है उससे ज़्यादा इनकम ले लिया जाता है इस टैक्स में, और हायर इनकम से थोड़ा कम इनकम लिया जाता है, इसी वजह से इसको रेग्रेसिव बोलते हैं। मतलब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब है फिक्स्ड टैक्स रेट्स फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम और प्रोडक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड। जनरली इस तरीके का इंडिया में होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब एक ब्रैकेट तय कर दिया गया है कि 1 से 2 लाख है तो 5%, 4 से 5 लाख है तो 10%, 5 से 10 लाख है तो 15%, ये स्लैब्स तय कर दी जाती हैं। तो इनके रेट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं हर एक लेवल की इनकम के लिए या प्रोटेक्शन, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वैल्यू कितनी है फिर आपका वॉल्यूम कितना है, राइट। एड वैल्यूरकम जो टैक्स है, एड वैल्यूरम टैक्स है, इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू ट्रांजेक्शन या प्रॉपर्टी की बेसिस पे डिसाइड होती है, इसी वजह से उसको बोलते हैं एड वैल्यूरकम, ठीक है। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा होता तब ये टैक्स लगाते हैं एड वैल्यूरकम। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी लाइक वेट, लेंथ, वॉल्यूम के हिसाब से जो टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। और ड्यूटी का मतलब होता है जहाँ पर उत्पादन होता है, जैसे टैक्स ऑन आयरन एट ₹5 पर केजी, आयरन पे जो टैक्स लगता है वो ₹5 पर केजी के हिसाब से लगता है, तो वेट एंड मेजर्स के हिसाब से लगेगा तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है कि प्रॉफिट जो आप एसेट्स को बेचने या 1 साल के अंदर आपने कोई एसेट्स ली थी और इसे 1 साल के अंदर बेच दिया, फिर कोई स्टॉक लिया था उसे बेच दिया, तो उस पर तो पहले ये 15% था, सेंट्रल बजट 2024 में बढ़ा के 20% कर दिया। वहीं पर लॉन्ग टर्म गेन जो है वो 12.5% कर दिया। तो याद रखना ये 20% है शॉर्ट टर्म में फ़ायदा कर रहे हो तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो 12.5%, ठीक है। 1 साल के बाद अगर आप बेचोगे तो 12.5% लगेगा। डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं ज़रा हम वो ज़रा देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं कि इनकम टैक्स हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है, राइट, कम्युनिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता है, डायरेक्ट टैक्स है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब होता है ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच एवेट्स टैक्स ऑन पेइंग वेरी लेस टैक्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई सारी कंपनी होती है जो ऐसे एरियाज़ पे लोकेट कर जाती हैं जिनको हम टैक्स हेवन आइलैंड्स बोलते हैं, तो वो अपना टैक्स बचाती हैं, चोरी करते हैं, तो उनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स तो अभी हम पढ़ के आए हैं डायरेक्ट टैक्स से। या फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे भी पढ़ सकते हो, जब भी MCQs आएगा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेना। इनडायरेक्ट मतलब तो लास्ट में जिसको कस्टमर पे करता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी बनती है, प्रोडक्शन बनाते हैं तो बनाती है तो कंपनी है, लेकिन अंत में ये प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, कस्टमर, तो इसको टैक्स को कौन पे करता है, कस्टमर। उसी तरीके से सेम होता है कस्टम ड्यूटी, बाहर से कोई चीज़ आती है तो उस पर कस्टम तो लग गया सामान पे, लेकिन वो सामान लेगा कौन, कस्टमर लेगा। इस कस्टम का मतलब ही है कस्टमर, ठीक है ना, तो कस्टमर जब पे करेगा तो इनडायरेक्ट हो गया, बनाया किसी और ने लेकिन टैक्स दिया किसी और ने। वेट भी उसी तरीके से हमें पता है। अब जो सर्विस टैक्स होता है, सर्विस टैक्स कैसे होता है, सर्विस जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई स्टाम्प लगा कर भेजा है, ये भी सर्विस ही तो है, तो आप स्टाम्प आपने मतलब पहले ये किसी और ने पे किया होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने अमेज़न कंपनी ने कोई स्टाम्प लगा के आपको कोई डिलीवरी दे दी, तो वैसे तो पहली बार में ही अमेज़न ने पे कर दिया था इसका टैक्स, लेकिन फालतू में जब आपने इसको डिलीवरी को रिसीव किया कस्टमर ने, तो ये टैक्स किससे वसूला जाएगा, अमेज़न ने ये टैक्स किससे वसूला है, कस्टमर से वसूला है। तो सर्विस टैक्स भी किस तरीके का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखना। तो इनडायरेक्ट सर्विस। ऑक्ट्रॉय को हमें पता ही है, जो चुंगी कर होता है, सामान जब भी कोई आ रहा है सीमा के अंदर तो उसमें चुंगी लग गई, अब जब वो सामान बचेगा तो जो चुंगी कर लगी थी कस्टमर से वसूल कर लिया जाता है। GST भी हमें पता है 1 जुलाई 2017 को, 17 से और ये 2024 हो गया तो 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया था 2016 में 101, और रिकमेंडेड किया था विजय केलकर कमेटी 2004 में। और GST के फादर माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ से ये उपजता है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सोर्स जहाँ से, ये सोर्स बेस्ड टैक्स नहीं है। जैसे कि जो VAT है ना, ये सोर्स बेस्ड टैक्स है, जबकि GST डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर ये लास्ट में पहुँच रहा है उस पर टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो याद रखना VAT और GST में, VAT सोर्स बेस्ड टैक्स था और GST है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। सर्विस टैक्स
तो सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ से सर्विस, साथ से सेंटर। एक्साइज ड्यूटी भी कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी तो फाइनली, क्योंकि प्रोटेक्शन हर जगह प्रॉपर्टी उनकी। इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट लेती ही लेती है। और जो कस्टम्स होता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से वो भी चीज़ें आती हैं, उन्हीं को तो कस्टम बोलते हैं, वो भी लेते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं SEIC, ठीक है, SEIC सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस हैं। एस से सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम्स। बाकी जो उतनी स्टेट गवर्नमेंट, बस लोकल गवर्नमेंट एक लेती है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये सर्विस टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी हमने एक अमेजन और स्टाम्प वाला एग्जाम्पल से समझा था। चलिए लाफर कर की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, ये लाफर कर अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब आप टैक्स रेट में चेंज करो, उसके हिसाब से जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें क्या चेंज आता है, इसी रिलेशन को शो करता है लाफर कर। जैसे देखते हैं टैक्स रेट ये है, टैक्स रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे कि आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम होगा। एक पॉइंट पर आके ये रेवेन्यू हाईएस्ट हो जाएगा और उसके बाद अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो फिर ये रेवेन्यू कम होने लग जाएगा, यही कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो आप ये बढ़ा रहे हैं, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर आपने बढ़ाया है तो फिर ये कम होता जाएगा। तो रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू और ये है रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। तो यही लाफर कर्व है। बेसिकली लाफर कर्व हमें क्या बताता है कि ज़्यादा अगर आप टैक्स लगा दोगे इट विल डिस्करेज द टैक्स एक्टिविटीज़। ज़्यादा आप टैक्स अगर बढ़ा दोगे तो फिर लोग टैक्स चोरी करने लगते हैं। मान लेते हैं कि जैसे GST 18% लगता है और GST 3% लगता है। जैसे 3% गोल्ड पे GST चलता है, ठीक। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, और 18% GST होता है सर्विस टैक्स। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 18% चोरी कौन करोगे? जैसे 100 रुपये पर अगर आपको 18 और देना पड़ेगा तो इट मीन्स आप 18 रुपये बचाने की कोशिश करोगे, 18 कौन दे। लेकिन अगर आपको 100 पे सिर्फ 3 रुपये लग रहा है तो 3 रुपये देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हाई टैक्सेस होता है तो ये डिस्करेज करता है टैक्स एक्टिविटीज़ को, क्योंकि लोग चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना है। इन दिस केस कटिंग टैक्स रेट्स विल बोथ स्टिमुलेट इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। इसी वजह से वो कहते हैं कि आपको जो टैक्स है अगर आप इनकी रेट में कट डाउन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और आपके पास टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो यही है हमारे पास लाफर कर्व। कुछ और टर्म्स हैं हमारे सामने दो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी है एक, और एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब है ड्यूटीज टू न्यूट्रलाइज या ऑफसेट द प्राइस एडवांटेज। जैसे फॉरेन प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड सब्सिडीज टू द एक्सपोर्ट। किसी सी बात ये, इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे ये है आपका डेस्टिनेशन चाइना है और ये है आपका डेस्टिनेशन इंडिया। मान लेते हैं कि चाइना में एक सूप बन रहा है। वैसे इस सूप की कीमत तो 10 रुपये है, लेकिन चाइना इनको सब्सिडी दे के ये सूप बन जा रहा है ओनली 5 रुपये में। मतलब कि इंडिया में यही शॉप तो बन रहा है 10 रुपये में। अब ये वस्तु जब इंडिया में जाएगी, ये शॉप तो ये इंडिया में 5 रुपये का, मान लेते हैं कि 6 रुपये में बिक रहा है। तो अब इंडिया का ये 10 रुपये में बिक रहा था, तो इंडियन मार्केट्स में चाइनीज़ शॉप खा जाएगा और इंडियन मार्केट्स का जो 10 रुपये वाला शॉप था इसको डिसएडवांटेज होगा, इसकी कोई सेल नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, हम काउंटर वेल करेंगे। जो ड्यूटी है, जो इस पर ये ड्यूटी चल रही थी, अब हम इस पर काउंटर वेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने सब्सिडी दी है और सब्सिडी कहाँ पे दी जाती है, जहाँ पर ड्यूटी पे, डेट मीन्स जहाँ पे ये चीज़ बनती है। ड्यूटी का मतलब ये देखो, जहाँ पे चीज़ बन रही है वहाँ पर इसको सब्सिडी दी जा रही थी। तो फिर सरकार क्या करेगी, इस पर काउंटर ड्यूटी लगाने लग जाएगी। इस पर जो काउंटर टैक्स लगाएंगे इसी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी या टैक्स। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि फॉरेन प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडीज़ अपने एक्सपोर्टेड गुड्स को, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो जो कंट्री है उसकी कीमत से कम बेचा जा रहा है, इसी वजह से इम्पोर्टिंग द नेशन वो कर देता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इम्पोर्ट सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है, तो हम बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के क्या होते हैं, इम्पोज्ड बाय ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री आर बीइंग एक्सपोर्टेड एट मच लोअर प्राइसेस देन इन द फॉरेन मार्केट। कहने का मतलब दोबारा से एक एग्जाम्पल पर से उठा लेते हैं। एक चाइना का एग्जाम्पल, ये इंडिया का एग्जाम्पल है। चाइना में किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये है, मान लेते हैं एक पेन की, और इंडिया में लेकिन चाइना इंडिया में ये चीज़ बेच रहा है 4 रुपये में। जब इसको वैसे तो अपने यहाँ बेच रहा है 5 में, लेकिन इंडिया में बेच रहा है ये 4 रुपये में, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इसी को बोलते हैं, क्यों, तो जब ये चीज़ सस्ती हो जाएगी तो इंडिया में इसी चीज़ का डंपिंग होने लगेगी। तो इसको रोकने के लिए हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आई होप काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी हम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक टर्म और ज़रा देख लेते हैं। ये जो ज़रा टर्म्स हैं इनमें एक तो ये है मॉनेटरी ऑफसेट की बात
तो चलो ठीक है छोड़ दो। ये है बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कहने का मतलब है कंपनी के पास बैंक के पास टीयर 1 कैपिटल कितनी है, टीयर 2 कैपिटल कितनी है, इन दोनों को जोड़ के और कंपनी ने कितना लोन दिया, इसी को हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स, राइट। इंडिया में जो बेसल नॉर्म्स है, जैसे कि इंटरनेशनली बेसल नॉर्म्स 8% है, लेकिन इंडिया 1% बढ़ा के रखती है, और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक का बेसल नॉर्म्स रहता है 12%। ये जो निकलना चाहिए 12% निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, जो ये टीयर 1 कैपिटल को ही हम कोर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इसी में शेयर कैपिटल्स होती है और डिस्क्लोज शेयर्स होते हैं। लेकिन जो टीयर टी कैपिटल होती है, सेकेंडरी कैपिटल होती है, इसमें बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स होते हैं, तो इनकी खरीद फरोख्त कंटिन्यू होती रहती है, इस वजह से बहुत स्टेबल कैपिटल नहीं है, राइट। ट्रस्टेबल कैपिटल हमारी होती है कौन सी, कोर कैपिटल, जो कि टीयर 1 कैपिटल है। इसके अलावा बस हमें कुछ याद रखना है, इनिशियली तो हमारे पास कुछ जब हम बैंक्स देती थी ब्याज, लोन देती थी तो 1973 से 2003 तक, तो हम कह सकते हैं नॉर्मली चीज़ें चलती रही। तो फिर इसके अलावा बेंचमार्क प्राइम पहले चलता रहा 1973 से 2003 तक, प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। पर 2003 में आया है बेंचमार्क। तो देखो ये 3 ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 2003 से 2010 तक चलता रहा BPLR, और 2010 में आया बेस रेट, और 2016 में आया है MCLR। क्या आया है हमारे पास, MCLR। तो देखो 1973 से 2003 तक प्राइम लैंडिंग रेट, 2003 में बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, 2010 में बेस रेट, 10 में बेस रेट, और 2016 में MCLR। 2016 में MCLR का फ़ायदा बस यही होता है कि यहाँ पर हम दो चीज़ें, देखो एक चीज़ याद रखना है, बस बेस रेट में हम रेपो रेट को नहीं ऐड करते हैं और टेनर को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन MCLR में हम क्या करते हैं, बेस रेट को, ये जो दिख रहा है ये वाला जो रेपो रेट होती है, इसमें रेपो रेट को भी हम ऐड करते हैं और टेन्योर को भी ऐड करते हैं। बस ये दो बेसिक डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हमें देता है MCLR। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेस रेट में हम रेपो रेट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और MCLR में हम काउंट करते हैं किसको, रेपो रेट को भी हम काउंट कर रहे होते हैं और साथ में हम टेन्योर को भी काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि बैंक ने जितना भी उधार लिया है, कर्ज लिया है, तो कर्ज पे ही तो रेपो रेट दिया जाता है। तो इस रेपो रेट को भी हम ब्याज देते, कर्ज देते समय कस्टमर्स को बैंक ऐड करती है, और कितने समय के लिए लिया है। भाई सीधी सी बात है, अगर 5% 2 साल के लिया है तो वो 10% टैक्स हो गया, लेकिन यही 5% के हिसाब से बेस रेट अगर मान लेते, रेपो रेट 5% है और अगर ये 5 साल है तो ये कितना हो गया 25%। तो हम रेपो और टेन्योर दोनों को ही काम में रखते हैं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। यहाँ पर ओनली कॉस्ट ऑफ फंड्स है, यहाँ पे मार्जिनल का मतलब है एकदम सीमांत, इससे कम नहीं हो सकता, और ये टेनर प्रीमियम को हम देखते हैं। सो ये चीज़ें थी, थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड था।